So hello students, I am back with another video and really sorry for the delay. Again, I would like to apologize for the same. So firstly, पीछे की थोड़ी background noise होगी, so please don't mind that and try to focus on what I'm teaching. ठीक है, तो हम लोग यहीं से start करते हैं. सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पर हमने छोड़ा था लास्ट वाली स्लाइड. ठीक है, लास्ट जो वीडियो था वो इस वाले टॉपिक पे हमने छोड़ा था, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. तो मैंने ये पूछा था कि यार सोशियोलॉजी क्या सच में कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है या फिर इसमें कुछ खुद की कुछ फाइंडिंग्स होती है, कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं. तो ये हम देखते हैं. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है वो थियोलॉजिकल नॉलेज और फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट है. ठीक है, सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से भी डिफरेंट है. कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशंस आर जनरली नेचुरलिस्टिक. अब देखो, यहीं पे अपन को जवाब मिल गया इस सवाल का कि जो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस नहीं है. क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस वाली चीज़ें तो नेचुरलिस्टिक होती है या फिर इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होते हैं इसके अंदर. नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि किस तरीके से एक इंसान एज्यूम कर रहा है, मतलब वो किस तरीके से अपने जो भी उसके रीजंस है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अच्छा मेरे हिसाब से जो है चाइल्ड मैरिज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से जो है सोसाइटी के अंदर ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर क्या होता है, सोशियोलॉजी इज नॉट लाइक दैट. सोशियोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस और जो आइडियाज होते हैं एज वेल एज फ्रॉम द फिलोसॉफिकल थॉट, दोनों से ही डिफरेंट है सोशियोलॉजी. इट डज नॉट ऑलवेज और इवन जनरली लीड टू स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स, but meaningful and unexpected connections can be reached on by sifting through masses of connections. यानी ये कह रहा है कि जब हम सोशियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो हमने कॉमन सेंस वाले ऑब्जर्वेशंस को भी नहीं समझना है, बिकॉज सोशियोलॉजी इज डिफरेंट एंड फिलोसॉफिकल थॉट्स जो होते हैं ना उससे भी डिफरेंट होती है सोशियोलॉजी. ठीक है, अब जो सोशियोलॉजी के अंदर जो जो एडवांसेस हुए हैं, जो जो चीज़ें जो जो चेंजेस आए हैं वो सोशियोलॉजी के अंदर आए हैं. मतलब वो किस तरीके से आए हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कैसे सोशियोलॉजी डिफरेंट है. पहली चीज़ है, सोशियोलॉजी जो है ना वो डिपेंड करता है मेथड्स एंड डेटा पे. जिस तरीके से हम लोग एक सोशल फाइंडिंग करते हैं वो डिपेंड करता है किससे कि कहाँ से मैंने डेटा कलेक्ट किया है, कहाँ पे मेरा एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लिटरेचर रिव्यू मैंने किया है. राइट, अब कॉमन सेंस के अंदर हम कोई ऐसे थोड़ी कर रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, डेटा लिया है और फिर उसके बाद कर रहे हैं कि नहीं. कॉमन सेंस इज इन अनरिफ्लेक्टिव सिंस इट डज नॉट क्वेश्चन इट्स ओन ओरिजिन. कॉमन सेंस खुद का ओरिजिन क्वेश्चन नहीं करेगा कि मतलब मैं कहाँ से ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है. आई विल नेवर क्वेश्चन इट, मेरे को लगा मैंने बोल दिया. इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट आस्क इटसेल्फ व्हाई डू आई होल्ड दिस व्यू. कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं होती है कि जब हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे होते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, हम कभी भी एक जनरल क्वेश्चन खुद से नहीं पूछते हैं, मतलब कॉमन सेंस वाले टॉपिक के अंदर के व्हाई डू आई होल्ड दिस व्यू. लेकिन सोशियोलॉजी में हमेशा सोशियोलॉजिस्ट खुद से पूछता रहता है कि यार सच में यही चीज है क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या यही सच है, इज दिस रियली सो, इज दिस द रियलिटी. Both the systematic and questioning approach of the sociology is derived from broader tradition of scientific investigation. अब देखिए, क्लियर हो गया कि जो हमारा कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन है वो अनरिफ्लेक्टिव है. दूसरी चीज है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि व्हाई डू आई होल्ड दिस व्यू या फिर इज इट रियली द रियलिटी. इट इज ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन मेथड्स एंड डेटा. फिफ्थ चीज है ये नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक होता है. यानी आपको 5 पॉइंट्स मिल गए लिखने के लिए. पहली चीज कॉमन सेंस क्या है, नेचुरलिस्टिक या इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन. दूसरी चीज है इट इज नॉट बैक्ड अप बाय एनी लॉजिक, इट इज जस्ट एन अनरिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. चौथी चीज है उसके अंदर कुछ भी रियलिटी नहीं है कि ये सच है नहीं है, कुछ ऐसा उनके पास प्रूफ नहीं है. लेकिन सोशियोलॉजी क्यों डिफरेंट है, क्योंकि मेथड्स और डेटा से बैक्ड अप है वो. दूसरी चीज है सोशियोलॉजिस्ट आर ऑलवेज आंसरिंग दिस क्वेश्चन दैट इज दिस रियली द रियलिटी, और वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से हमेशा बैक्ड अप होता है. अब देखो इसके अंदर एक एग्जांपल भी लिया है इस बुक में, पोवर्टी का. पोवर्टी का एक्सप्लेनेशन दो तरीके से किया गया, एक तो नेचुरलिस्टिक और एक होता है सोशियोलॉजिकल. नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनको काम करने से ही डर लगता है. ये जो प्रॉब्लम होती है कब आती है, फैमिली से ही आती है कि वो लोग अपना बजट अच्छे से जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं,
वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पीपल आर पुअर। ये एक नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया किसी ने। अब देखिए ये सच थोड़ी है, हमें पता है कि पॉवर्टी कहाँ से आ रही है, एक्सक्लूजन से आ रही है, राइट। पॉवर्टी जो है स्ट्रक्चर जो है इनइक्वालिटी की उससे आ रही है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो बाइफर्केशंस कर रखे हैं उससे आ रही है, इरेगुलरिटी ऑफ द वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट से आ रही है, लो वेजेस से आ रही है। तो ये क्या है, ये एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज है, जो कि हम लोग अगर आईएलओ की वेबसाइट पे जाकर देखें, अपन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की वेबसाइट, उस पर डेटा लिखे हुए डेटा है सारे, उन लोगों ने सारे के सारे रिसर्च मेथड्स हमें बताए हैं सारे, कि किस तरीके से कहाँ पे कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली हमारी कंट्री में, या फिर वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। तो यानी कि वो एक स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से पॉवर्टी आ रहा है। इट इज नॉट लाइक पीपल आर अफ्रेड टू वर्क, नो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो अब आप समझ रहे हो कि सोशियोलॉजी कितनी डिफरेंट है एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे अंदर है, राइट। अब जैसे जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज and who are going to write their board exams, who are in 12th, who want to get admission in a good college उस एंट्रेंस के लिए, या फिर कॉलेज में ही हो ऑलरेडी, तो आपने इस तरीके से अगर आपके एग्जाम के अंदर आप ऐसे एक टेबल बना के कोट कर दो ना यही चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन, व्हाट डिफरेंशिएट्स इट। तो आपने क्या करना है, ये एग्जाम्पल याद रख लो, आपके मन का कोई एग्जाम्पल बना लीजिए, कुछ भी हो सकता है, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, इलिटरेसी है, चाइल्ड मैरिज है, देर आर लॉट ऑफ सोशल इश्यूज दैट यू कैन कोट, बट यू शुड कोट इन योर सोशियोलॉजी का पेपर एटलीस्ट। अब देखो अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस की कुछ बात करिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ बॉक्सेस वाली चीजें मत छोड़ा करो, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इसमें बताया हुआ होता है, राइट। अब इसमें क्या लिखा है कि बहुत सारी सोसाइटीज जैसे कि इंडिया के अंदर लाइन ऑफ डिसेंट एंड इनहेरिटेंस किसमें, फादर टू सन, यानी कि जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो पापा से जाते हैं बेटे के पास, यानी कौन सा सिस्टम हो गया, पेट्रीलिनियल सिस्टम। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कारगिल वॉर के बाद जब सोल्जर्स की डेथ हो जाएगी तो जो कंपनसेशन है, फाइनेंशियल कंपनसेशन है, वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा विडोज को, राइट। मतलब कि उन्हें पता है गवर्नमेंट को कि हमारी मेट्रीलिनियल नहीं है, हमारी सोसाइटी पेट्रीलिनियल है। सो हाउ शैल आई एम्पावर अ वुमन, मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, स्पेशली हु वाज अ सोल्जर, तो हम कैसे करेंगे इस चीज को कंपनसेट। हमने क्या किया, विडोज को डायरेक्टली जो है कंपनसेशन देना स्टार्ट कर दिया। द गवर्नमेंट हैड सर्टेनली नॉट एंटिसिपेटेड द अनइंटेंडेड consequence ऑफ दिस डिसीजन, इट लेड टू मेनी फोर्स मैरिजेस ऑफ द विडोज विद देयर ब्रदर इन लॉ। In some cases, the brother-in-law was young child and sister-in-law a young woman. This was to ensure that the compensation remained in the deceased man's patrilineal family. Can you understand? Like, अब विमेन को जब हमने दे दिया पावर कि हाँ चलो तुम फाइनेंशियली एक्टिव हो जाओ इस वे के अंदर, तुम्हें सारा कंपनसेशन हम देंगे। अब फिर से फैमिली क्या चाह रही है, जो सोल्जर की फैमिली है वो चाह रही है कि हमारे ही पास हमारा ये जो अमाउंट है ये हमारे ही घर में रहना चाहिए कैसे ना कैसे करके। सो दे आर getting their बहू मैरिड टू देयर ओन हस्बैंड का जो ब्रदर है, वो मतलब देवर से शादी करा दी है उस लड़की की, ताकि वो जो पैसे जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन सरकार दे रही है वो घर के अंदर ही रह जाए। समझ रहे हो कि यानी कि हर एक सोशल एक्शन जो लिया जा रहा है ना उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकल के आ सकते हैं, जो कि हम शायद उतना सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी इस तरीके से मतलब डिराइव्ड है, जिसके अंदर जो है सारा का सारा पैसा सरकार जो है वो किसको दे रही है। आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ, तो सरकार जो पैसा है वो किसको दे रही है, वो सबको ही कवर कर रही है उसके अंदर। मतलब ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है दैट ओनली दी people from below poverty line will be given the amount, no it's not at all written like that। उसके अंदर क्लियरली बोला है कि जनता को हम कवर करेंगे। अब इससे क्या अनइंटेंडेड कनेक्शन, क्या अनसस्पेक्टेड कनेक्शन निकल के आएगा कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का भी पैसा खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गरीबों को तो पता ही नहीं होगा आधे से ज्यादा लोगों को कि एग्जैक्टली ऐसी कोई स्कीम है। समझ रहे हो। तो आप कभी भी कोई चीज पढ़ रहे हो ना उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस भी पढ़ो कि यार क्या हो सकता है इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप और ज्यादा डीपली किसी कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि
कैसे वो डिफरेंट है। अब देखो साइंटिफिक प्रोसीजर्स इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, हर चीज़ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग समझ रहे हैं, डेवलपमेंट मॉडर्न साइंस के अंदर हो रहे हैं, एवरीथिंग। तो ये इंटेलेक्चुअल आइडियाज जो है वो सब लगे हैं सोशियोलॉजी को बनाने में, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट व्हाट, अबाउट द कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशियोलॉजी, कि हाउ इट इज रिलेटेड टू दैट, हाउ इट इज इट कॉमन सेंस और व्हाट। आई होप यू गॉट द आंसर। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल आइडियाज लगे, कौन से इंटेलेक्चुअल आइडियाज लगे, द इंटेलेक्चुअल आइडिया दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ द सोशियोलॉजी। अब देखो साइंटिफिक थ्योरीज है, कौन सी थ्योरीज है, नेचुरल इवोल्यूशन की थ्योरीज है, प्री मॉडर्न सोसाइटीज है, जो कि जिसके बारे में अर्ली ट्रैवलर्स ने बताया था, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सोशियोलॉजिस्ट है, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन लोगों ने बहुत सारे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, जिससे जाके सोशियोलॉजी का एक तरीके से अपीयर हुई है सोशियोलॉजी हमारी वर्ल्ड में। बहुत सारे फीचर्स हैं जो उन लोगों ने दिए हैं। अब देखो जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे कौन कौन से, ऑगस्ट कॉम्ट जिसको अपन फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं, कार्ल मार्क्स हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। देन ये जो लोग हैं ये अर्ली सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने काफी सारे इंस्टेंसेस अपने दिए। पहली चीज है टाइप्स ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटी सच एज हंटर गैदरर्स के बारे में इन्होंने बताया, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के अंदर। फिर उसके बाद है मॉडर्न सोसाइटीज, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज, यानी दो सोसाइटी की बात हो रही है, नॉन इंडस्ट्रियलाइज और इंडस्ट्रियलाइज। इंडस्ट्रियलाइज कौन सी, जो कि मॉडर्न है, और नॉन इंडस्ट्रियलाइज कौन सी है, जो कि प्री मॉडर्न है, ठीक है। तो ये दो अंडरटेकिंग्स अपन को मिली, कहाँ से, ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट से। अब ये जो इवोल्यूशनरी विजन है, ये अज्यूम किया गया था दैट दी वेस्ट वाज नेसेसरी द मोस्ट एडवांस एंड सिविलाइज्ड। अब ये जो इवोल्यूशनरी विजन चल रहा है कि अच्छा सोशियोलॉजी इस तरीके से इवॉल्व हुई है, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है वेस्ट से, क्योंकि माना जा रहा था कि वही सबसे ज्यादा सिविलाइज सोसाइटीज हैं। लेकिन नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को क्या समझा गया था, बहुत बारबरिक है, मतलब इतनी उनको नॉलेज नहीं, इतने वो लोग डेवलप नहीं है। तो जैसे कि इंडियन कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, उसके अंदर हम लोग देखें तो इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स दिस टेंशन, go far back to the history of the British colonialism and the intellectual ideological response to it. Perhaps because of this drawback, Indian sociology has been particularly thoughtful and reflexive of its practice. You will be engaging in Indian sociological thought in the book Understanding Society. अब समझ रहे हो, मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो वेस्ट वाला पार्ट था ना हमारी सोसाइटी का, एक्चुअली वही था जो कि काफी ज्यादा डेवलप था, इसलिए वहां से सोशियोलॉजी को इमर्ज किया गया। लेकिन इंडियन सोसाइटी में ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप कॉलोनियलिज्म वाले टाइम में जाओगे, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, उस टाइम पे आप देखोगे कितने इंटेलेक्चुअल आइडियाज निकल के आए थे, कितने सारे लोग थे जो कि काफी थॉटफुल थे हमारी चीजों को लेकर, और एक इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट वाला कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर, है ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट इन्होंने दे दिया। फिर आता है डार्विन का जो आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वर अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली सोशियोलॉजिकल थॉट। यानी कि डार्विन ने बोला था ना कि हम लोग कुछ भी हो रहा है तो वही इंसान होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही इंसान एक्चुअली रहेगा जिंदा जो कि एक्चुअली में बाकियों से बेहतर होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वैसे ही सोसाइटी के अंदर होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एफर्ट्स जो वो लोग लगा रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक लाइफ को बेटर करने के लिए, वही एक्चुअली उनकी एक पहचान होगी सोसाइटी में, बाकियों की नहीं हो पाएगी, है ना। इस चीज को क्या है, सोसाइटी को एज अ सिस्टम ऑफ पार्ट्स अपन समझ रहे हैं इसके अंदर, सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ पार्ट्स। अब देखो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसके अंदर आप ये थिंकर्स के नाम जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ एटलीस्ट वो तो आप नोट कर ही लो, ताकि एक अच्छा आपका आंसर बन पाए, ठीक है। उसके बाद हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ से एक्चुअली में शुरुआत होती है सोशियोलॉजी की हिस्ट्री की। अब एनलाइटनमेंट आया कहाँ, आएगा यूरोपियन कल्चर में आया था, लेट 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने जो रीजन एम्फेसाइज किया था वो क्या था, इंडिविजुअलिज्म। इन लोगों ने बोला रीजन और इंडिविजुअलिज्म, यानी कि एनलाइटनमेंट क्या था कि हम लोगों की खुद की भी एक पहचान है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जैसे यूरोप वाले कर रहे हैं, जैसे चर्च हमें बोल रहे हैं हम वैसे ही फॉलो करेंगे, नहीं। हमारी खुद की भी एक इंडिविजुअल विजुअल है, हम लोग भी, हमारी हमारी भी एक पहचान है, हमारे पास एक रीजन है, हमारे पास एक लॉजिक है। तो इसलिए हम लोग क्यों सुने उन लोगों की, इस तरीके की एक उन लोगों के अंदर एक रेनेसा वाली एक पॉइंट ऑफ व्यू आया कि नहीं,
हम लोग खुद को रीडिस्कवर करेंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिफिक नॉलेज आती है एंड द ग्रोइंग कन्विक्शन दैट द मेथड्स ऑफ द नेचुरल साइंसेस शुड एंड कुड बी एक्सटेंडेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग आई कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम समझ सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअलिज्म और रीजन से। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं पोवर्टी का। so far seen as the natural phenomena begin to be seen as a social problem caused by the human ignorance or exploitation। पहले इसको एक नेचुरल फिनोमेना की तरह माना जाता था, जो कि अभी अपन ने नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में कहा कि ये तो लोग ही गरीब इसलिए क्योंकि काम ही नहीं करना चाहते ये लोग तो। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नो, एक्चुअली इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उन बेचारों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन उनका हो रहा है, ह्यूमन इग्नोरेंस, हम इग्नोर कर रहे हैं। क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि आप लोग किसी विलेज में विजिट कर रहे हो, मार्जिनलाइज एरिया में कोई रह रहा है, यानी आउटस्कर्ट्स में रह रहा है, आप जाके उससे अच्छे से बात कर लो या फिर उसको बोलो कि और कैसा चल रहा है आपका लाइफ, कैसे आपकी जो है यू नो हाउ यू आर अर्निंग, हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ, वी डोंट इवन बॉदर। लेकिन अभी कोई शहर के अंदर कोई इंसान टाई वाई लगा के आ जाए तो हमें लगेगा कि इसको पक्का बहुत नॉलेज है, हम जाके उससे बात करेंगे, वी विल ट्राई टू अप्रोच दैट पर्सन एंड नो what how he is doing, what he is doing. So at the end, poverty is the result of our ignorance only, right? Poverty therefore could be studied and redressed. One way of studying this was through the social survey। अब देखो poverty को फिर से समझने के लिए क्या किया, social survey हमने किया और हमने समझा कि कैसे अलग अलग लोग उसको परसीव करते हैं, और फिर उसके ऊपर हमने कुछ जो है फॉर्मुलेशंस दिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स, कुछ इंसाइट्स डेवलप किए। अब ऑगस्ट कॉम जो फ्रेंच स्कॉलर है, उनको क्या समझा जा रहा है, फाउंडर ऑफ द सोशियोलॉजी, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इस पूरे छोटे से चीज़ के अंदर आपने क्या समझना है कि सोशियोलॉजी जो है इंटेलेक्चुअल आइडिया से बनी है। पहली चीज़ तो देखिए, एनलाइटनमेंट से सारी चीज़ शुरू होती है। यूरोपियन कल्चर था वो, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जिसमें 17 टू 18 सेंचुरी के अंदर रीजन और इंडिविजुअलिज्म को लोगों ने इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। फिर आप ये थिंकर्स कोट करेंगे, ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर को। आप बताएंगे डार्विन ने क्या बताया था और कैसे हम सोसाइटी को एज अ सिस्टम ऑफ पार्ट समझने लग गए। फिर पॉवर्टी का एग्जांपल लेके बताइए, नेचुरल फिनोमेना है लेकिन बाद में सोशल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। और स्टार्टिंग हमेशा किससे करनी है कि ऑगस्ट कॉम्ट फ्रेंच स्कॉलर है एंड ही इज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, सिंपल। अब आता है द मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अब क्या क्या इश्यूज रहे जिसकी वजह से सोशियोलॉजी बनाई गई। अब देखो, अगर आप बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड था, न्यू डायनेमिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, कैपिटलिज्म। ये जो सिस्टम था कैपिटलिज्म के, ये एक ड्राइविंग फोर्स था बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। कैपिटलिज्म जो है एक नए एटीट्यूड को लेकर आए, नए नए इंस्टीट्यूशंस को लेकर आए, एंटरप्रेन्योर्स आ गए जो कि प्रॉफिट कमाने के अंदर जो है इन्वॉल्व हो गए। मार्केट था जो कि बस ये था कि बस कैसे भी प्रॉफिट आए और हम एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पाए। गुड, सर्विसेज, लेबर, ये सारी की सारी क्या हो गई, कमोडिटीज बन गई, है ना, जो कि कौन बताएगा, कार्ल मार्क्स बताएंगे इसके बारे में। न्यू इकोनॉमी जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो गई। इंग्लैंड जो है सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बन गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ही सारी चीज़ें हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ये सब कुछ। बहुत सारे लोग विलेजेस में जो रह रहे थे, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ब्लैक स्मिथ, लेदर वर्कर, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। सोसाइटी छोटी और हायरार्किकल थी। अब देखो ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोसाइटी कैसी थी, छोटी थी और हायरार्किकल, हायरार्की में डिवाइडेड थी, और किसके बेसिस पे, स्टेटस और क्लास पोजीशंस पे। ठीक है, सारी ट्रेडिशनल जैसे सोसाइटी होती है वैसे ही सारा ये था। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ये बहुत सारे फीचर्स को चेंज किया। फंडामेंटल एस्पेक्ट जो इस नए ऑर्डर का था वो क्या था, डिग्रेडेशन ऑफ द लेबर, रेंचिंग ऑफ द वर्क फ्रॉम प्रोटेक्टिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ किल्ड एंड फैमिली। यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लेबर को बहुत बुरी तरीके से यूज किया गया लाइक अ कमोडिटी। फिर उसके बाद आप देखो कि ये जो क्राफ्ट्समैन वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा इनको यूज़ किया जा रहा था। इनका जो स्टेटस है कॉमन लेबरर का, उनका काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। तो स्किल्ड बंदा ही चाहिए, अदरवाइज नहीं। अर्बन सेंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे। इट वॉज नॉट दैट देयर वॉज नो सिटीज अर्लियर बट देयर कैरेक्टर प्रायर टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज डिफरेंट। यानी कि सिटीज़ तो पहले भी थी लेकिन जिस तरीके की सिटीज़ हुआ करती थी वो बिल्कुल डिफरेंट था।
और अब जो सिटीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, कंप्लीटली एक नई तरीके का एक अर्बन वर्ल्ड आता है सामने। अब देखेंगे आप, जो जो एरिया थे उसको क्या फैक्ट्रीज ने कवर कर लिया, तो स्लम्स क्या हो गए, ओवरक्राउड हो गए, राइट। वर्किंग क्लास हो गई, जिनको बहुत ज़्यादा स्पेस हमें देना है, तो बाकी लोगों के लिए क्या, सैनिटेशन बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। इट वॉज मार्क्ड बाय न्यू काइंड ऑफ सोशल इंटरक्शन, नए नए सोशल इंटरक्शन स्टार्ट हुए। द हिंदी फिल्म सॉन्ग ऑन द नेक्स्ट पेज कैप्चर्स बोथ द मटेरियल एज वेल एज द एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सिटी लाइफ। अब देखिए, ये एक इंग्लिश, ये हिंदी सॉन्ग दिया गया है जिसके अंदर कैसे एक हिंदी एक सिटी की लाइफ है और कैसे एक गांव की लाइफ है, ये बताई गई है। ए दिल मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, कहीं बिल्डिंग कहीं ट्रामे, कहीं मोटर कहीं मिल। यानी कि ये पूरा एक बताया गया है कि कैसे यहाँ पे एक बॉम्बे एक जगह है, तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहना, कहीं पे बिल्डिंग्स है, कहीं पे मोटर है, कहीं पे मिल है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, कहीं पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, है ना। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान नहीं है इंसान का कुछ भी यहाँ पे। तो आप ये पढ़ सकते हैं पूरा सॉन्ग एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपन आते हैं यहाँ पे इस पिक्चर्स पे। अब देखो ये क्या बताया गया है कि फ्रॉम वर्किंग क्लास नेबरहुड्स टू स्लम लोकेलिटीज। अब यहाँ देखो कि ये पूरा एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, मतलब यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगाई गई है, फैक्ट्रीज वाला एरिया है ये पूरा। अब यहाँ पे देखो, ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनका दे आर दी लेबरर्स हु आर वर्किंग, हु आर मेकिंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखिए, ये स्लम एरिया हो गया जहाँ पे बच्चे, दे आर नॉट स्टडिंग, दे आर जस्ट स्टैंडिंग एंड लॉइटरिंग हियर एंड देयर। आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि पानी की सुविधा नहीं है, इंसान बैठकर यहाँ पे ओपन वाले एरिया के अंदर ही हैज टू बेथ। मतलब बाथरूम्स की फैसिलिटीज नहीं है, मतलब इतने ओवर क्राउडेड स्लम एरिया है। ये देखिए किस तरीके से एक इंसान यहाँ पे रहेगा, बहुत ओवर क्राउडिंग है। ये आप फैक्ट्री एरिया देखिए जो कि कितना बड़ा एरिया कवर कर लिया है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे फैक्ट्री बनाई गई है तो यहाँ के जो लोग रहते होंगे उनको सबको हटा दिया होगा यहाँ से, वो चीज़ है। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें कि कैसे ब्रिटेन द सीट ऑफ द इंडस्ट्रियल बिकेम द अर्बन फ्रॉम द 1810 के अंदर देखें, 20% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स एंड सिटीज। 1910 में 80% लोग टाउन एंड सिटीज में हो गए, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी बढ़ गया। क्योंकि यार ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा, ये देखिए इतने ज्यादा क्राउडेड एरिया के अंदर जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज मुझे नहीं मिल रही है, मैं क्यों रहूँ यहाँ पे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। अर्बन सेंटर्स डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, मतलब लोग जो है एग्रीकल्चर से मूव होके सबके सब इंडस्ट्रियलाइज अर्बन सेंटर्स के अंदर चले गए, वो सारी चीजें यहाँ पे। और यहाँ पे इसी का मीनिंग बता रखा है। अब देखिए, फैक्ट्री और मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कौन डिस्ट्रॉय हो रहा है, पीजेंट, आर्टिसंस, उनकी लोकल कम्युनिटी, सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं थी, राइट। कार्ल मार्क्स ने बताया है कि फैक्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव है, राइट, येट पोटेंशियली लिबरेटिंग, हियर वर्कर्स लर्न बोथ कलेक्टिव फंक्शनिंग एंड वर कॉन्सेंट्रेटेड टू बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ। कलेक्टिव फंक्शनिंग है, साथ में काम कर रहे हैं, और एक बेटर कंडीशंस भी उनको मिल रही है लाइफ के अंदर, राइट। फिर उसके बाद आप देखिए कि कैसे और क्या सबूत है कि भाई मॉडर्न सोसाइटी आ गई थी। तो आप देखेंगे कि जो क्रूशियल एस्पेक्ट है इन चीज़ों का, वो है 18th और 19th सेंचुरी के अंदर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग लेबर इंक्रीज होने लग गया, एंड प्री मॉडर्न वर्क्स जो है वो थोड़े से डिक्रीज होने लग गए। जो ट्रेडिशनल काम किया जाता था वो कम हो गया, और मैन्युफैक्चरर वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, वर्क रिदम्स, ये इस तरीके की सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर एक कंस्ट्रेंट डालने लग गया, डेडलाइन आने लग गई, सोशल ड्यूटीज़ उनके ऊपर आने लग गई, फैक्ट्री प्रोडक्शन उनको करना पड़ा, एक तरीके का प्रेशर वर्कर्स के ऊपर जो है वो इंक्रीज होने लग गया। अब क्या है, पैसा ही सब कुछ हो गया, यानी कि जहाँ पे कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी गाँव में, अब वो नहीं रही। अब आप ये देखिए कि कैसे काम जो एक ट्रेडिशनल विलेज में होता है, और कैसे एक फैक्ट्री में, और कैसे कॉल सेंटर में होता है। सिक्स्थ एक्टिविटी है आपकी कि कैसे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने चेंज किया है इंडियन लाइफ्स को इन विलेजेस एंड सिटीज। समझ रहे हो, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने कैसे सिटी के अंदर लाइफ चेंज करी है और विलेजेस के अंदर लाइफ चेंज करी है। बैठकर थोड़ा सा आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है
कि हाउ दिस विल हैपन। ठीक है, फिर आता है ये वाला पार्ट कि वाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड द ग्रोथ ऑफ द यूरोप। भाई हम इतना सब हमने पढ़ लिया, क्यों पढ़े हम, क्या रीजन है इसके पीछे, इतना क्यों मुझे पढ़ना है। सबसे पहली चीज है, मोस्ट ऑफ द इश्यूज एंड कंसर्न ऑफ द सोशियोलॉजी डेट बैक टू द टाइम व्हेन यूरोपियन सोशियोलॉजी वर अंडरगोइंग tumultuous changes in 18th and 19th century with the advent of capitalism and industrialization। पहली चीज है, हमें ये समझना है कि क्या प्रॉब्लम्स आई सोशियोलॉजी जब इवॉल्व हो रही थी, तब क्या चीजें हुई जब कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है। बहुत सारे इश्यूज जो है वो रेज किए गए थे उस टाइम पे। कौन से इश्यूज, अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री प्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो काफी एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज की तरह उभर कर आया। Indeed, the Indian society with its colonial past and incredible diversity is distinct, right? वो तो काफी डिफरेंट है ही इंडिया तो, क्योंकि हमारी तो कल्चरल डाइवर्सिटी ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम यूरोप पे क्यों फोकस कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा हम उस तरीके से क्यों उस पे जा रहे थे। देखो, इंडियंस जो है ना वो क्लोजली लिंक्ड है किससे, ब्रिटिश की हिस्ट्री से, यानी कि कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है, यानी कि स्टार्टिंग तो ब्रिटिशर्स नहीं करी है ना, तो इसलिए उनसे ही हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। यानी कि कैपिटलिज्म वेस्ट के अंदर जो है उसके बाद वेस्ट के अंदर आया और फिर वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, आर के लक्ष्मण का एक ट्रैवलॉग है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अफ्रीकन है, चाइनीज है, बिहारीज है, डच है, पर्शियन से, तमिल्स है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं एक ही जगह पे। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है। अब देखो इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखो, इसमें क्या बताया, कैपिटलिज्म एंड इट्स ग्लोबल बट अनइवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। कैपिटलिज्म को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं कि अनइवन ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन इवनली नहीं हो रहा है। यानी कि 17th और 19th सेंचुरी के बीच में 24 मिलियन अफ्रीकन वर एनस्लेव्ड। कहाँ से स्लेव लाते थे ब्रिटिशर्स को, अगर काम कराने कहाँ से लाएंगे, अफ्रीका से भर के ले आते थे वो लोग। 11 मिलियन लोग थे वो, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ग्रेट मूवमेंट्स, ठीक है, दे वर प्लग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग होम्स एंड कल्चर्स, उनको निकाला उनके कल्चर से और लेकर आ गए कहाँ पे, इन द सर्विस ऑफ कैपिटलिज्म। एनस्लेवमेंट इज अ ग्राफिक एग्जांपल ऑफ हाउ पीपल वर कॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी। कितनी अच्छी बात कही है कि एनस्लेवमेंट कैसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लोगों को हम पकड़ के लेकर आ रहे हैं कि तुम्हें मॉडर्निटी में शामिल होना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी विल है नहीं है, यू हैव टू हेल्प अस गेन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी, राइट। अब उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी कब डिक्लाइन हुई थी, 1800s के अंदर। इंडिया के अंदर 1800s में ही इंडेंचर्ड लेबर आया। इंडेंचर्ड लेबर मतलब कि बिना पैसों का, कि यानी जबरदस्ती काम कराना। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ था, कहाँ पे, कॉटन और शुगर प्लांटेशन के अंदर, जो कि जबरदस्ती काम कराया गया था हमारे जो वर्कर्स थे उन लोगों से। अब इसके अंदर वीएस नाइपॉल जो है वो एक काफी बड़े इंग्लिश राइटर है, उनको नोबेल प्राइज मिला गया था, क्योंकि because he was the one who wrote about these कि how the lands were taken, who were taken to the lands and they had never seen। उनके बारे में इन्होंने बताया कि कौन वो लोग थे जो कि जिनको जबरदस्ती लाया गया और कभी भी वापस नहीं जाने दिया। तो वीएस पॉल एक इंग्लिश राइटर है जिनको क्या मिला है, एक नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोसाइटी में कि कैपिटलिज्म को फ्लरिश कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ इतने सारे लोगों को अपने कल्चर से जुदा करके एंड देन हम हमारे फायदे के लिए चीजें कर रहे हैं। समझ गए आप लोग। ये था पूरा का पूरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स। अब हमारी जो कुछ यूनिट्स बच गई है, 2 से 3 यूनिट्स है, उसके अंदर हमें पढ़ना है द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में हम बात करेंगे, अभी हमने पूरा वेस्ट की बात कर ली, फिर हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है और बाकी चीज़ों से कैसे ये लिंक्ड है। फिर उसके बाद आगे है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स कैसे रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से सोशियोलॉजी कैसे रिलेटेड है, हिस्ट्री से, साइकोलॉजी से, सोशल एंथ्रोपोलॉजी से कैसे रिलेटेड है सोसाइटी, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ 2 हमारे छोटे छोटे यूनिट्स बचे हैं जो कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है उन यूनिट से जो हमने आज पढ़ी है। तो आप लोग डेफिनेटली घर जाके जो है इसको घर जाके या फिर इस लेक्चर के बाद आप लोग जो है डेफिनेटली इसको अच्छे से रिवाइज करें एंड गो थ्रू वट एवर आई हैव टॉट टुडे। पहले जो पढ़ाया था उसको भी पूरा देखें, जो सीधा यहाँ पर आए हैं तो फर्स्ट पार्ट देख लो पहले जाकर और फिर यहाँ से कंटिन्यू करो ताकि एक अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड हो पाए। एंड आई होप गाइज यू लाइक्ड द लेसन
एंड इसी तरीके के लेसन्स आई कीप मेकिंग फॉर यू गाइज। एंड आगे भी कोशिश करूँगी रेगुलर रहकर चीज़ें अपलोड कर पाऊँ, अपडेटेड रखूँ। एंड प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा। एंड एज आई ऑलवेज से, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू so much for watching it. I'm glad that you are liking all of them. Thank you so much and have a great day.